आयनाइजेशन पोटेंशियल की एप्लीकेशंस हम देख रहे थे और कुछ रीजंस हमने देखे थे कि साइज है या चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स का जो पेनिट्रेशन है वो न्यूक्लियस का कितना ज्यादा अंदर तक वो ऑर्बिटल है, और शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट और हाफ फिल्ड और जो कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। और अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एक एप्लीकेशन हमने देखा कि जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर होता है पीरियड्स में और ग्रुप में, तो अगर हम यहाँ पर ग्रुप्स की बात करें, ये पीरियडिक टेबल हमारे सामने है और हम बात करते हैं इस 1A ग्रुप की या इस सेकंड ए ग्रुप की, तो जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो किस तरह से ट्रेंड करेंगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, जाहिर सी बात है कि वो बहुत कम एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज जितना आसानी से होता है हम कहते हैं कि वो मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है ना। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जब जब जाते हैं किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। तो इस वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते समय आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है और मेटेलिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर जब हम देखेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो एक एप्लीकेशन तो ये है कि हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बता सकते हैं इफ यू नो द, या अगर आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो उससे आप ये बता सकते हो। दूसरी चीज क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि वो जो एलिमेंट आपके पास में है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको मालूम है वो कितना रिएक्टिव होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें और उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम यहाँ कंपेयर करके देख पाएंगे, क्योंकि हम रिएक्टिविटी को तभी बता पाते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करें। तो मान लीजिए कि हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे 1A को और इस सेकंड ए को। ये जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास में, फर्स्ट ए और सेकंड ए, इनको अगर आप कंपेयर करो, नाइमा माइक ऑफ कर लो बेटा प्लीज, थैंक यू। क्या बेटा माइक ऑफ रखो। देखो आप लोग माइक ऑन करते हो बिना किसी वजह के तो डिस्टरबेंस होती है और हमारा लिंक भी टूटता है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो आप रिएक्टिविटी कैसे बता सकते हो कि ये जो फर्स्ट ए के जो मेंबर्स हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, और ये जो सेकंड ए के मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, तो इन ग्रुप्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इस बात को आप कैसे पता लगाओगे। तो आप इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप देखोगे कि जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है का मतलब कि जो जिनको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है अगर उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है, तो वो कैसा होगा, वो लेस रिएक्टिव, क्योंकि उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। और अगर किसी का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस फर्स्ट ए
और सेकंड ए में कौन से ऐसे, जैसे जो फर्स्ट ए है उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल, और ये जो सेकंड ए वाले हैं इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, तो आप यहां पर देख लो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जितने भी ये जो सेकंड ए के मेंबर हैं, मतलब जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट सब शेल है या ऑर्बिटल्स हैं, वो फुलफिल्ड होते हैं, और फुलफिल्ड होने की वजह से इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा। और वैसे भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे या सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे, तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ती है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर बढ़ेगी, जैसे आप ये बता रहे हो कि हाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब एल्कलाइन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। ठीक है ना? तो यहां क्या बता सकते हो कि जो सेकंड ए है वो लेस रिएक्टिव है और फर्स्ट ए के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी, इसको आप शो कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, वो क्या कि आप ये बता सकते हो कि वो जो कंपाउंड है, सॉरी वो जो एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास में है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल you can determine the valence electron of element। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में है मान लीजिए बेरिलियम, है ना, और बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हमें मालूम है बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 4। सो 1s2 2s2 2p0 ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड एंड फोर्थ, ये मिल सकती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करोगे तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप यहां पर देखो कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में से, तो इसके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 2s1। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s0। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो फर्स्ट s में से करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s0, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s1। और ये इनर शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए और इस इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आयनाइजेशन 3 जो है वो मच मच ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2, और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज मच लेसर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2। ओके, तो इसका मतलब कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यहां पर देखो कि अगर दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज में अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब जो पास पास वाली हैं, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 है और आयनाइजेशन एनर्जी 3 है,
इनके बीच में काफी ज्यादा अंतर है। ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनके बीच में दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं समझे? दोबारा समझाते हैं कि अगर दो कंसेक्यूटिव, दो पास पास या दो लगातार जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, जैसे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दो पास पास वाली एनर्जी है, मतलब दो कंसेक्यूटिव एनर्जी है। अगर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि ये तो है 1000 किलो जूल और ये है 100 किलो जूल, तो अब इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में जो है वो 900 किलो जूल्स का डिफरेंस है ना? तो जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, अब कौन सी एनर्जी कम है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो सेकेंड आयनाइजेशन कम एनर्जी है, इस वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि सेकेंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कम नहीं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं या दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में नाइट्रोजन है, नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ये इनर शेल है, ये आउटर शेल है। तो देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस में से निकलेंगे? इस आउटर शेल में से निकलेंगे। और किस में से निकलेंगे? इस सबसे पहले निकलेंगे इस 2p3 में से, है ना? तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या होगा? 2p2, सेकंड का क्या होगा? 2p1, थर्ड का क्या होगा? 2p0, फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का होगा ये 2p0 और 2s1, और फिर होगा 2s0 2p0, है ना? तो ये हमारे पास में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये इसको मैं आई से कर देता हूं, I2, ये I3, ये I4 और ये I5। और अगर हमको सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो हमें किस में से निकालना पड़ेगा? 1s में से निकालना पड़ेगा। 1s1 होगा, 2s0 होगा और 2p0 होगा। ये हमारे पास में है सिक्स्थ। अब ये देखो, ये तो इनर शेल था और ये आउटर शेल था, तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना तो इट्स ओके, बट इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 5 है और आयनाइजेशन एनर्जी 6 है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी 6 इज मच ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 5। तो जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 5 है, इस वजह से इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 5, क्योंकि ये फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी और सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस में कम एनर्जी किसकी है? 5 वाले की है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है, अब 5 की एनर्जी कम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 वाला जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो ये देखो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s2 2p3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमने बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर इनके एनर्जी डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ज्यादा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करो, यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करोगे I1,
इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Na+ में। जो एनर्जी जरूरत इसमें हुई, तो I1 की वैल्यू जो है वो आती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो आपके पास में Na+ आया है, इस Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करो और इसको Na2+ में कन्वर्ट करो, और इसमें जो एनर्जी काम आएगी उसको हम बोलते हैं I2। एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो रहा है और ये है आपके पास में I2, और ये जो I2 की वैल्यू है ये आती है 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों का डिफरेंस देखो, ये 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये I2 जो है वो 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, आया ना। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा होगा तो जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये जो Na+ है ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल। और ये जो Na2+ है ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, पहली चीज। दूसरी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम को आपने कन्वर्ट किया सबसे पहले Al+ में, फिर आपने इसको कन्वर्ट किया Al2+ में, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इसमें कन्वर्ट किया इसको Al3+ में। यहां जो एनर्जी चाहिए थी वो चाहिए थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहां जो एनर्जी सेकंड वाली जो चाहिए वो चाहिए 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जो यहां एनर्जी चाहिए वो चाहिए 28.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। और अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखो तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ये आता है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका जो एनर्जी डिफरेंस आता है, मतलब 2 और 3 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आता है ये आता है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इनका टोटल जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 22.4। ठीक है, तो ज्यादा यहां पर आप देखोगे कि पहला तो आपने देख लिया कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी डिफरेंस है तो वो स्टेबल होगा जिसमें क्या होगा, कम आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर एक और दूसरा लॉ है कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स से कम अगर एनर्जी डिफरेंस आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम, यहां पर डिफरेंस किस में आ रहा है, सबसे कम डिफरेंस आता है इस Al3 को कन्वर्ट करने पर, जो कि किससे कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और यहां पर देखोगे तो ये 12.8 है, यहां देखोगे 22.4 है, तो सबसे कम डिफरेंस आपको यहां आ रहा है। तो ऐसे केस में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी आयनाइजेशन जो वैल्यू है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, और वो जो हमारा आयन बनेगा, और यहां आयन कौन सा बन रहा है, Al3+, तो दिस वन इज मोर स्टेबल बजाय Al+ और Al2+ के। ठीक है, तो आई होप आपको को समझ में आया होगा कि ये रूल, कि अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है और अगर कई सारे आयनाइजेशन पोटेंशियल्स हैं तो उनके भी डिफरेंसेस अगर आप वहां निकालते हो तो भी आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि Na+ ज्यादा स्टेबल है या Na2+, तो आप इनके वैल्यूज ये दी हुई हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, कि Na+ बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए और Na2+ बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आया है। इसका मतलब क्या है कि जो लोएस्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आपका स्पीसी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और यहां एक और चीज हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल से देखने को मिलती है, वो क्या, वो ये कि अगर इनका जो डिफरेंस है वो अगर ज्यादा है तो वो जो बॉन्ड है वो आयनिक बनेगा, और अगर इनका डिफरेंस कम है तो वो बॉन्ड कैसा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है। एक और चीज हम यहां बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर कम होती है तो उसमें ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है। तो ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन ये आपको पता होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो अगर हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कम हो, मतलब लोअर एनर्जी, ये मैंने डाउनवर्ड एरो से बताया कि सब लोअर एनर्जी किसी भी उसकी। लोअर एनर्जी का मतलब है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो किसी ना किसी को दिए जा सकते हैं, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके, तो ये आसानी से दे रहा है ना। और आसानी से अगर दे रहा है तो ये एक किसी को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। तो ये एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और अगर यहां आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो किसी दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिडक्शन तब होता है ना जब एडिशन हो इलेक्ट्रॉन का, और एडिशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा एनर्जी देकर के निकाल पा रहे हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे। और जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा या कम प्रेजेंट होंगे तो वो उतने ही कम क्या होंगे? एडिशन होगा उसका, या उतने ही कम वो जुड़ेंगे, और जितने कम जुड़ेंगे वो क्या कहलाएगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये होंगे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होंगे आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस बात को भी आप क्या कर सकते हो? आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आपको मालूम है तो वहां पर आप बता सकते हो कि कौन रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रखता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रखता है। आज जो हम एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये देखो बिल्कुल उल्टा है किसका? आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम क्या करते हैं? किसी भी मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको M+ में कन्वर्ट कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ये हमने एनर्जी प्रोवाइड की है उसको। लेकिन एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होता है जस्ट उल्टा, कि हमारे पास में कोई एक स्पीसी है, उसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो M- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुआ है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज और, कि जब हम इस आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, जब एनर्जी को हमको क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल सकता है। जबकि यहां क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, यहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहां पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज। ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एनर्जी भी बनेगी, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज हो, कब? जब हम किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस एटम में, हमने जो एटम लिया है कैसा लिया है? न्यूट्रल लिया है ना, यहां पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है इसमें। तो किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस एटम के अंदर हम क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, और इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और इस प्रोसेस में क्या बनता है? एक एनायन बनता है। तो इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि ये आपने एक आइसोलेटेड गैशियस एटम ले लिया, कैसा? न्यूट्रल, आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल एटम, और इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ये क्या बनाएगा? ये एक एनायन बनाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये एक गैशियस एनायन बनाएगा, और साथ में जो एनर्जी निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक चीज और, कि मान लीजिए कि आपके पास में अब ये X माइनस है ना, या ये एनायन है। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, और इसको कन्वर्ट करना है X2 माइनस में, ये भी गैशियस। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन ऐसे केस में जहां पर एनायन है और अब आपको उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो ये वाला जो केस होगा इसमें एनर्जी निकलेगी नहीं, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एनर्जी दे करके और फिर क्या करोगे? इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें जोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी नहीं, बल्कि क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अच्छा, देनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहां पर रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये आपके पास में न्यूक्लियस और ये शेल, यहां पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपने और ऐड किया। अब और ऐड किया तो यहां पर इनके बीच का क्या होगा? रिपल्शन, है ना। और रिपल्शन क्या करेंगे? इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको और एनर्जी प्रोवाइड करके, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जबरदस्ती जोड़ना पड़ रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये तो होती है माइनस में, माइनस। और अगर हम ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस में। प्लस में इसलिए क्योंकि हमने इसको एनर्जी दी है, और माइनस इसलिए क्योंकि हमने यहां पर एनर्जी रिलीज की है। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने के लिए हमारे पास में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? बॉर्न हैबर प्रोसेस। नाम आपने सुना होगा, बॉर्न हैबर process. This process is used to calculate इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर लैटिस एनर्जी निकालने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए कि आप यहां पर एक एग्जांपल लो NaCl का, कि Na+Cl-, ये आपको अगर ये बनाना है तो क्या होगा? तो आप क्या लोगे? सोडियम लोगे। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। आप इसको क्या करोगे? हीट प्रोवाइड करोगे, और हीट प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपने ये हीट इसको प्रोवाइड की, तो ये मैं कह रहा हूं एनर्जी मैंने इसको दी। यहां पे प्लस ई का मतलब है एनर्जी मैंने दी, है ना। और इस तरह की एनर्जी जो कि किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? सोडियम है जो गैशियस है। अब इस सोडियम जो गैशियस एटम है इसको हमें अब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा, और ये
एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भी मैंने इसको क्या किया है, एनर्जी प्रोवाइड की है, और इस समय जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है उसे मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि अब भी मैंने क्या किया है, गैशियस एटम से आयन बनाया है, तो इस तरह की एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इस सब्लिमेशन एनर्जी को मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इस आयनाइजेशन एनर्जी को मैं I से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हमारे पास में Na+ गैशियस स्टेट में आ गया, ठीक। अब मेरे पास में क्या है, अब मेरे पास में है क्लोरीन एटम Cl2। अब सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और Cl में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। ये एनर्जी यहां पर भी प्रोवाइड की गई है और इसको मैंने Cl में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, डिसोसिएशन एनर्जी। इसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, विदलन ऊर्जा। डिसोशिएट कर रहे हैं हम इन दोनों एटम्स को, इस बॉन्ड्स के प्रभाव से अलग कर रहे हैं, इसको डिसोशिएट जब हम करते हैं तो जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस फॉर्म में है, ये भी गैशियस फॉर्म में था, Cl2 गैस होती है, और ये जो मुझे Cl मिला है डिसोशिएटेड, वो भी गैशियस फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है ना, इस सोडियम से, और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए मैं यहाँ पर जो E है एनर्जी, उसको माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी मुझे खुद रिलीज होकर के मिल रही है, और ये जो Cl जो गैशियस फॉर्म में था, ये Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या EA से रिप्रेजेंट कर देता हूं, E से कर देता हूं, क्योंकि एक सिंगल हम वही काम में ले रहे हैं। अब ये मेरे पास में क्या है, गैशियस फॉर्म में क्या है, Cl- है। अब देखो मेरे पास में Na+ है गैशियस, और मेरे पास में Cl- है गैशियस। ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे और एक लेटिस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे Na+Cl-। और ऐसे केस में जब दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में पास आते हैं और इनके बीच का जब अट्रैक्शन होता है, तो ये जो एनर्जी है, इनके अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन के मिलने की वजह से एनर्जी क्या होती है, निकलती है, रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये रिलीज होती है। तो यहां पे दो तरह की एनर्जी ऐसी है इस बॉर्न हैबर साइकिल में, जो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कौन कौन सी, एक तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां एनर्जी निकलती है, और एक जब लैटिस बनता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना। तो जो टोटल एंथैल जो चेंज आता है एनर्जी में, और ये एनर्जी ऐसी है जो क्या हो रही है, चाहे वो सब्लिमेशन एनर्जी हो, या हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी हो, या डिसोसिएशन एनर्जी हो, ये वो एनर्जी है जो क्या हो रही है, ऐड करनी पड़ रही है। और ये दो एनर्जी ऐसी हैं जो मैंने सर्किल में बताई हैं, ये एनर्जी वो हैं जो क्या करनी पड़ती हैं, ये ऐड नहीं करनी पड़ती बल्कि रिलीज होती हैं। इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी में चेंज आया है, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी में चेंज आया। ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, हम ये सारी टाइप की एनर्जीज को जोड़ दो, चाहे ये S वाली हो सब्लिमेशन, या ये जो आयनाइजेशन एनर्जी हो ये वाली हो, या ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो वाली हो, और या फिर हमारे पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो।
और या फिर हमारे पास क्या हो, लैटिस एनर्जी। अब इनको मैंने ब्रैकेट में ये किए तो प्लस है, लेकिन ब्रैकेट में माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये निकलती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का साइन माइनस हो जाएगा, इन दोनों के बीच का साइन भी माइनस हो जाएगा। ठीक बात। तो आपको अगर बाकी की एनर्जीज पता है तो आप इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये साइकिल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि और आप एक चीज और है कि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स का हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता भी नहीं है हमको, सभी का हम निकाल भी नहीं पाए, है ना। बहुत कम एलिमेंट्स हैं जिनका हम निकाल पाए हैं। जो हमारा पीरियडिक टेबल है उसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें या उसको देखें हम, और वो इसी प्रोसेस से हम निकाल पाए। ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको ये जो बताया है, इस प्रोसेस के थ्रू, जो बॉर्न हैबर प्रोसेस है, इसी के थ्रू निकाल पाए। तो बहुत ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनका हम नहीं निकाल पाए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इनकी फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। है ना। तो वो फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर इसमें जो है, जो सबसे ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करेगा, वो क्या करेगा कि साइज कितना है। साइज ऑफ एटम। तो देखो साइज अगर बड़ा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का जो, अब ये साइज है, फिर ये साइज है, फिर ये साइज है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अगर हम बात करेंगे, तो वो जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि जब हम साइज को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना। और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी घटेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि जब हम इसको यहां इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ने का मतलब है कि ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन साइज अगर बड़ा होता है तो इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये तो बराबर साइज की, अगर ये यहां ऐड करना है तो देखो यहां से इस इलेक्ट्रॉन का इसके बीच का जो डिस्टेंस है और यहां इसके बीच का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इस वजह से एनर्जी जो रिलीज होगी, क्योंकि दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर पास पास आते हैं और वो अगर जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मैंने लैटिस एनर्जी में भी बताया, वहां पे भी वही हो रहा है और यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पर क्या है, जब साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो लैटिस ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज में क्या है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बढ़ जाएगा। और अगर ये अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है ना। तो साइज बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है ना। और चार्ज बढ़ने पर, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसको अगर हम बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, तीसरा एक जो फैक्टर है वो क्या है, वो वही जैसे कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनको अगर हम देखें तो देखो अगर स्टेबल एलिमेंट कहीं पर है, क्योंकि हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा, फुल फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा। अब हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, अब उसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो, भाई साहब वो पहले ही क्या है, स्टेबल है। तो
जब वो पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ऐसे जो स्पीसी होंगे जहां पर हाफ फिल्ड और फुलफिल ऑर्बिटल्स होंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो क्या होगी, वो या तो जीरो होगी या लगभग जीरो होगी, ठीक है, या बहुत मिनिमम आती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। और एक और फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये भी हमेशा साथ चलता है। अब शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू जो है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब देखो, जब यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होगा, ये आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, और आसानी से जुड़ नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां पर जब जुड़ेगा ही अच्छे से नहीं तो रिलीज कैसे होगी एनर्जी, और जब रिलीज नहीं होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चार फैक्टर्स ऐसे हैं, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल, जिसको हम कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। और एक हमारे पास में है शील्डिंग इफेक्ट। तो ये सभी वैल्यूज बहुत अलग अलग तरीके से इसको क्या करते हैं, प्रभावित